हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मॉडल्स की एक शानदार सीरीज में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स जैसे शेल, शुड, विल, वुड। ये ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल अक्सर आपको एग्जाम्स में मिलता है। दोस्तों, एग्जाम्स में बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाता है और हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा मॉडल इस्तेमाल करें। लेकिन अगर हमें कुछ बेसिक चीजों को अगर हम याद रख लेते हैं, क्योंकि मॉडल्स के ना बेसिक रूल्स ही होते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि बताओ ऑट टू में और शुड में क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने एक मॉडल लिखा है यहां पर, एक लिखा मैंने यहां पर ऑट टू, है ना। एक मैंने मॉडल लिखा यहां पर ऑट टू। अब ये एग्जाम में मॉडल आ जाता है ऑट टू के नाम से, और इसका ही एक छोटा भाई है शुड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो अगर हमें दोनों के रूल्स पता है, अगर हम बेसिक चीजें जानते हैं, तो बहुत आसानी से जो है हम ऑट टू और शुड वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज हम मॉडल्स में इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ ऑट टू, यूज ऑफ शेल, यूज ऑफ विल, यूज ऑफ शुड। ऐसे बहुत सारे मॉडल्स मैं आपको कवर करवाने वाला हूं। चूंकि मॉडल्स की सीरीज है, अगर आपको सारे मॉडल्स पढ़ने हैं तो सारे मॉडल्स में 3 लेक्चर में कवर करवाऊंगा। एक लेक्चर इसका हो चुका है, पहले वाला, आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मास स्टडी ऐप पर भी अवेलेबल है। और ये वाला जो लेक्चर हमारा सेकंड है, इसके बाद हमारा थर्ड लेक्चर आएगा, जिसमें जो बचे हुए मॉडल्स है वो मैं कवर करूंगा। हमारे कोर्स का नाम है ऑल इन वन इंग्लिश ग्रामर कोर्स, जिसमें आपको सारा वो मिलेगा जो आपको नीड है। इंग्लिश की एग्जाम क्वालिफाई करनी है, अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश का थोड़ा सा भी पोर्शन है तो ये कोर्स आपके बहुत काम का है। इसे ज्वाइन करने के लिए जाइए मास स्टडी ऐप पर और वहां जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि इस कोर्स में आपको टेस्ट, प्रैक्टिस सीट्स, वीडियो क्लासेस, लाइव क्लासेस जो जो भी वहां पे मिलेगा आप देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात करते हैं मॉडल्स क्या होते हैं। मैंने कल भी बताया था। मैं आज का टॉपिक शुरू करूं क्योंकि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं शेल से। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडल्स क्या होते हैं। दोस्तों, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था, आज एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं। मॉडल जो होते हैं ना, एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं। आपने देखा होगा किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सहायक क्रिया लगती है। उसी प्रकार कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें टाइम का ज्यादा रूल नहीं रहता है, ऐसे वाक्य जो एडवाइस के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए, कोई इच्छा प्रकट करने के लिए, कोई कंपल्शन बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे वाक्यों के लिए हम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, नीड, डियर, मस्ट, बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेनली एग्जाम में 10 से 12 मॉडल्स ही ऐसे होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्टीमेटली जो मॉडल्स होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? वो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इन्हें एज अ ऑक्सिलियरी वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जहां पर हम इजेमार लिखते हैं वहां पर हम लिख देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे मैंने यहां पे लिखा कि आई एम राइटिंग लेटर, ये सेंटेंस देखिए, आई एम राइटिंग लेटर। तो यहां पर मैं चाहूं तो इस एम की जगह पर मैं यहां पर लिखूंगा आई शुड राइट अ लेटर। तो आपने एक डिफरेंस यहां पर देखा कि मैंने क्या किया, मैंने ये जो टेंस बोला, तो टेंस में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? टेंस में हमें आवश्यकता पड़ती है सहायक क्रिया की। टेंस में हमें नीड होती है हेल्पिंग वर्ब की। लेकिन मॉडल में हम हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या लगा देते हैं? मॉडल वर्ब लगा देते हैं। तो यहां पर हमने एम की जगह शुड लगाया, यहां पर मैं कैन लगा सकता हूं, यहां पर मैं मस्ट लगा सकता हूं, यहां पर मैं विल लगा सकता हूं। एक कंडीशन है मॉडल में कि ये जो मॉडल्स होते हैं एज ऑक्सिलरी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। साथ में हमेशा सभी मॉडल्स के साथ, कोई सा भी मॉडल हो, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जबकि सहायक क्रिया में क्या होता है? अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो हमें आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। यहां पर एम था तो हमने आईएनजी फॉर्म लगाया। अगर यहाँ पे हैव होता तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो टेंसेस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब्स आती है, लेकिन किंतु परंतु मॉडल्स में कोई सा भी मॉडल हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है। और मॉडल का काम क्या होता है? ऐसे वाक्यों को बनाना जिनमें एडवाइस की बात हो, जिनमें इच्छा प्रकट करने की बात हो, कुछ अलग कैटेगरी के वाक्य होते हैं और प्रत्येक मॉडल का अपना एक यूज होता है। चलिए, आज हम सबसे पहला मॉडल ले रहे हैं शेल। आपको पता होगा शेल एक सहायक क्रिया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की।
अगर आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा तो आपने पहले जमाने में, क्योंकि आजकल तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ आप विल लगाते हो, आई के साथ भी विल लगाते हो, दे के साथ भी विल लगाते हो, वी के साथ भी विल लगाते हो। लेकिन पहले क्या नियम था कि आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ हमेशा ही शेल लगाया जाता था। याद है कि नहीं याद है? बचपन में टीचर हमें बताते थे कि भाई जहां पर भी आई और वी आए वहां पे क्या लगाना, शेल लगाना, बाकी सबके साथ विल लगाना। तो चूंकि एक वो रूल हम दिमाग में रखेंगे, वैसे आजकल इस्तेमाल नहीं होता है, पर वी हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और गवर्नमेंट एग्जाम में किसी छोटे से छोटे रूल को भी नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक एक नंबर ये डिसाइड करता है कि आने वाली हमारी जनरेशन क्या होगी। क्योंकि अगर आपकी नौकरी लग गई, अगर आप एग्जाम में क्वालिफाई करके बहुत बड़े इंसान बन गए, तो आपकी आने वाली जनरेशन स्वतः ही बदल जाएगी, उनकी स्टैंडर्ड, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड बदल जाएगी। चलिए, शेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई और वी के साथ किया जाता है, और ये किस लिए किया जाता है? किसी व्यापार घटना को एक्सप्रेस करने के लिए। तो पहला नियम सिंपल सा है। पहला नियम क्या है कि भाई हमें आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करना है, और ये सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को दिखाता है। जैसे आई शैल गो टू मुजफ्फरपुर टुमारो, मैं कल मुजफ्फरपुर जाऊंगा, मैं कल मुजफ्फरपुर जाऊंगा। तो यहां पर जब हम फ्यूचर में किसी घटना को बताते हैं, फ्यूचर में किसी घटना को बताते हैं और उसमें अगर सब्जेक्ट हमारा आई हो, तो आई के साथ शेल का इस्तेमाल करना है, विल का नहीं। वी शेल गो देयर टुनाइट, हम आज वहां रात को जाएंगे, हम वहां आज रात को जाएंगे। लेकिन जब भी हम शेल का कोई इंग्लिश वाक्य पढ़ते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे शेल ना, इसके शेल के सेंटेंसेस में जो मीनिंग आ रहा है वो चाहिए आ रहा है। कैसी फीलिंग आती है? हमें ऐसा लगता है कि जैसे मैंने एक वाक्य पढ़ा, वी शेल गो देयर टुनाइट, हमें आज रात वहां जाना चाहिए, ऐसी फीलिंग आ रही है। क्योंकि शेल के बाद क्या आता है? शुड ही आता है। शेल के बाद क्या आता है? शुड ही आता है। So that is why don't worry about it. We shall go there. हमें वहां जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको ये शुड नहीं लगाना है। जब भी आई और वी के साथ शेल आता है, तो आई और वी के साथ शेल आएगा तो आपको इसका मीनिंग होगी या होगा निकालना है। जैसे मैं कल तुमसे मिलूंगा तो आई शेल मीट टुमारो, मैं यहां पर ये काम करूंगा तो आई शेल डू दिस। इस तरीके के वाक्य आएंगे। नॉर्मली दिमाग में घुमा फिरा के बात करने के बजाय अगर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊं तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आई और वी के साथ आपको शेल लगाना है अगर फ्यूचर टेंस की बात हो रही हो तो। अदरवाइज ये नियम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो मैं नियम आपको बताने वाला हूं 4 से 5 रूल, ये रूल्स आपके काम के हैं। देखो यहां पर लिखे हुए हैं, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको यहां से एक पैटर्न समझ में आएगा कि किन किन कंडीशन में हम शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां देखिए, पहली कंडीशन है कमांड। जब भी हमें किसी को आदेश देना हो, हम आदेश रिस्पेक्टेड वे में देना चाहते हैं। किस वे में? आदेश आपको कैसे देना है? रिस्पेक्ट देते हुए आदेश देना है। मतलब रिस्पेक्टेड या फॉर्मल वे में आदेश देना है। रिस्पेक्टेड या फॉर्मल वे में आदेश देना है। तब आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, सबके साथ आपको शेल लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। यू शेल सिट आउटसाइड द ऑफिस। तुम्हें अब यहां पर ध्यान रखना, इन सभी वाक्यों में शेल का मीनिंग चाहिए निकलेगा। ध्यान रखना, ये जो शेल है ना, ये इसका मीनिंग चाहिए भी निकलता है। ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि तभी सेंटेंस को आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर तुम इसे ये निकलोगे कि तुम बाहर वेट करोगे, तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो जैसे किसी को हम बातों ही बातों में बोल देते हैं और शुड की बजाय शेल लगाते हैं। यू शेल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम्हें ऑफिस के बाहर बैठना चाहिए। अल्टीमेटली मान लो कि कलेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है और कुछ किसान लोग आते हैं ऑफिस में, तो वहां का जो कलेक्टर साहब का जो पीए वो क्या बोलेगा कि किसान भाइयों, सर अभी मीटिंग में है, आपको बाहर बैठना चाहिए। वह ऐसे बोलेगा बाहर बैठो, तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, अच्छी लैंग्वेज का यूज नहीं है। पर फिर भी उनको बोलना तो है, आदेश तो देना है ना। तो आदेश को जब हम फॉर्मल वे में देते हैं, रिस्पेक्ट वाले वे में देते हैं, तब वहां पर आपको शेल लगाना होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो इसीलिए यू शेल सिट आउटसाइड द ऑफिस, तुम्हें ऑफिस के बाहर बैठना चाहिए। ही शेल गो देयर एट वंस,
तुम्हें वहां पर एक बार जरूर जाना चाहिए। तो हम एक प्रकार आदेश दे रहे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आपको कि भैया एक काम करो, ये 10 रुपए लो और कुरकुरे का पैकेट ला लो, पैकेट लेके आओ। आप बहाने बना रहे हो, तो फिर मैं ऐसे बोलूंगा आदेशात्मक वे में, यू शेल गो देयर एट वंस, तुम्हें एक बार तो ये काम करना पड़ेगा या करना ही चाहिए। तो जब आपको ऐसा लगे कि कोई आदेश दिया जा रहा है, आदेश ऑफिशियली आदेश दिया जा रहा है, तब आप लगा देंगे शेल। अगला नियम देखिए, प्रॉमिस। जब हम फ्यूचर में कुछ प्रॉमिस करते हैं, कोई प्रतिज्ञा लेते हैं, वहां पर भी हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब कोई काम आप करोगे प्रतिज्ञा या वादा करने के लिए, जैसे यू शेल हैव अ हॉलीडे टुमारो। ठीक है, यू शेल हैव अ हॉलीडे टुमारो, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम सामने वाले से वादा कर रहे हो कि कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी, मतलब तुम्हें कल छुट्टी पर रहना है। ठीक है, तुम ऑफिस नहीं आओगे। ही शेल बी अवॉर्डेड, तो हम एक प्रकार का कंफर्मेशन दे रहे हैं कि उसे पक्का जो है, उसे पक्का अवार्ड मिलना ही चाहिए। अगला देखिए, थ्रेटन, धमकी देने के लिए भी हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू डू दिस यू शेल बी डिसमिस्ड, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ धमकी, मतलब हम वार्निंग देने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, शेल का। ही शेल बी पनिश्ड इफ ही, यहां पे ही आएगा, इफ ही डज दैट अगेन, उसको सजा मिलनी ही चाहिए अगर वो ये फिर से करता है। ही शेल बी पनिश्ड, मतलब हम एक प्रकार का क्या कर रहे हैं, वार्निंग। जैसे यू शेल बी टर्मिनेटेड, एक वर्ड है टर्मिनेटेड, यू शेल बी टर्मिनेटेड, कंडीशन क्या है, इफ यू मिसबिहेव, इफ यू, अगर तुम मिसबिहेव करते हो तो तुम्हें टर्मिनेट किया जाना चाहिए। टर्मिनेट मतलब नौकरी से निकाल देना, नौकरी से फायर कर देना। तो यू शेल बी टर्मिनेटेड इफ यू मिसबिहेव, अगर तुम मिसबिहेव करते हो तो तुम्हें टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यहां पर मैंने शेल के साथ बी लगा दिया। ठीक है, तो जब धमकी दी जाती है वहां पर, तब हम वहां पर भी क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, हिंदी मीनिंग पर ध्यान मत देना, आप उस कंडीशन पर ध्यान देना कि भाई कौन कौन सी कंडीशन आ रही है, क्योंकि हिंदी मीनिंग से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो दिमाग में कंफ्यूजन पैदा होगा। इससे अच्छा है कि आप दिमाग में कंडीशंस याद कर लो कि कमांड के लिए, आदेश देने के लिए शेल लगाते हैं। दूसरा, प्रॉमिस करने के लिए शेल लगाते हैं। तीसरा, हम थ्रेटनिंग के लिए शेल लगाते हैं कि किसी को वार्निंग दे रहे, धमकी दे रहे तो शेल लगाते हैं। चौथा देखिए, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। जब हम दृढ़ संकल्प की बात करते हैं, हम किसी को बोलते हैं कि भाई तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तुम्हें ऐसा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, वहां पर भी शेल लगाते हैं। यू शेल गो देयर ही शेल ओबे मी, यू शेल गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, और तुम्हें ही शेल ओबे मी, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे, इस प्रकार से। कंपल्शन, तो कंपल्शन के लिए तो हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं, शेल का इस्तेमाल नहीं करते। अल्टीमेटली मैं इसका निचोड़ अगर आपको बताऊं तो इसमें जो है पूरे नियमों में, है ना, ये पूरे नियमों की बात करूं, एक सेकेंड, मैं जितने भी नियम बताए आपको, जितने भी नियम मैंने बताए, उसमें मैं शेल की अगर बात करूं, ये जितने भी नियम मैंने आपको बताए, अगर मैं इनमें बात करूं तो इनमें मुझे 2 नियम समझ में आते हैं। कितने? 2 नियम समझ में आते हैं, और वो 2 नियम कौन से, आप ध्यान से सुनना। मैं यहां से इसको पूरा डिलीट कर देता हूं। 2 नियम समझ में आए, वो मैं आपको बता देता हूं। लेट मी इरेज इट। देखिए, एक तो शेल का इस्तेमाल बेसिकली इसमें से हम इसके लिए करेंगे। ये वाला यहां से निकाल लीजिए, इंपॉर्टेंट है, दिस वन, ये वाला निकाल लीजिए कि धमकी या वार्निंग देने के लिए हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। और एक नियम जो आपको इसमें से लर्न करना है, दैट इज फर्स्ट वाला, कहां गया, ये वाला, दिस वन। ये रूल नंबर 1 याद कर लीजिए, मतलब रूल नंबर याद नहीं करना है, समझना है।
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आई और वी के साथ हम कुछ कंडीशंस में शेल लगाते हैं। उसके अलावा ये सारे बकवास है, इन्हें याद, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज क्रिएट करेंगे, क्योंकि आगे जाके विल और शुड में भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। और दूसरा जो है ये थ्रेट वाला, धमकी वाला, मैंने यहाँ पे एक और वर्ड लिखा था, वार्निंग के लिए भी हम शेल का इस्तेमाल करते हैं, और ये उसके एग्जाम्पल्स आप समझ लेना तो दिक्कत नहीं। बाकी सारे के सारे जो है वो कंफ्यूजिंग है, क्योंकि विल के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है, मस्ट के लिए भी होता है। अब कंपल्सन के लिए विल भी आता है और कंपल्सन के लिए मस्ट भी आता है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको समझा भी दूंगा, लेकिन आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए कुछ रूल्स हटा देते हैं। ये नोट्स में हमने सारे रूल्स इसलिए लिखे हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। अगर आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं तो आप उसको याद रख पाएंगे, लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला नियम देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है भैया, जिसको बोलते हैं ना मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी, ठीक है। शेल का प्रयोग सजेशंस के लिए किया जाता है। पहले शेल टेंसेस में होता था, लेकिन टेंसेस में क्या हुआ कि शेल को हटा दिया गया। अब आजकल देखते हैं कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस बनाते हैं तो हम हर जगह विल लगाते हैं, चाहे आई के साथ भी विल लगाते हैं, ही के साथ भी विल लगाते हैं। तो सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ विल लगाएंगे तो शेल कहां जाएगा, है ना। तो शेल का इस्तेमाल आजकल सुझाव, सजेशन बताने के लिए किया जाता है सभी के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन हो। जैसे शेल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हम मुख्य अधिकारी से बात करें। हेडमैन मतलब होता है गांव का सरपंच, है ना। शेल वी टॉक टू द हेडमैन, क्या हम बात करें, मतलब हम एक सजेशन पूछ रहे हैं, है ना। शेल आई ओपन द गेट, क्या मुझे गेट खोलना चाहिए, क्या मैं गेट खोलूं। इसका मीनिंग क्या होगा, क्या मैं दरवाजा खोलूं, क्या मैं दरवाजा खोलूं। तो सजेशन के लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं शेल का, और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे एक हस्बैंड और वाइफ शॉप पर साड़ी लेने गए, है ना। अब वाइफ ने बहुत टाइम के बाद एक साड़ी उसे पसंद आई, है ना। अब साड़ी पसंद आने के बाद वो फिर भी टाइम लगा रही है, दुकानदार से बातें कर रही है, पर हस्बैंड की हिम्मत तो नहीं है कि उसको ऐसा बोल दे कि चल निकल, वरना घर पे खाना कौन खिलाएगा। तो हस्बैंड उसको रिस्पेक्टफुल तरीके में सजेशन का इस्तेमाल करता है। वो बोलता है, हस्बैंड क्या बोलता है, शैल वी मूव नाउ। इसका मतलब होता है क्या अब हम चलें। तो यहां पर ये सेंटेंस शैल वी मूव नाउ का मतलब होता है क्या अब हम चले, एक प्रकार का सजेशन यानी सुझाव पूछा जा रहा है। जैसे कई बार मैं बोलता हूं शैल वी स्टार्ट द क्लास, शैल वी स्टार्ट द क्लास, ये एक प्रकार का सजेशन है। तो एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन के लिए इस प्रकार का जो है ऑप्शन आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मॉडल है विल। अब देखिए विल भी सेम टू सेम है, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। यूज ऑफ विल, विल का मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मली तो ये एक बेसिक सा नियम है कि विल का प्रयोग हम आई और वी को छोड़ के सबके साथ करते हैं। तो यहां पर नियम क्या है कि आई और वी को छोड़कर सबके साथ नॉर्मली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग किया जाता है। ये पुरानी ग्रामर के हिसाब से, है ना। कंफ्यूजन तो हो रहा होगा, कंफ्यूजन तो हो रहा है ना। देखो मैं फिर समझाता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे में। देखो अगर हम ओल्ड ग्रामर के हिसाब से देखें, अगर हम ओल्ड ग्रामर के हिसाब से देखें तो शेल का उपयोग सिर्फ आई और वी के साथ किया जाता है, जबकि विल का उपयोग बाकी बचे सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। बाकी कुछ भी आ जाए, ही शी इट आ जाए, इसके अलावा आपका वी दे यू आ जाए, कोई नेम आ जाए, सबके साथ आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है विल। सिंपल, जैसे आई शैल स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ाई करूंगा, और यहां पर आ जाएगा वी, सॉरी ये वी नहीं आएगा, वी तो उधर आ गया, यहां पर ही आ जाएगा कि ही विल स्टडी टुडे, वह आज पढ़ाई करेगा।
बात समझ में आई कि नहीं आई? बस ये फॉर्मूला होता है बेसिक ग्रामर का, लेकिन ये क्या है, ओल्ड ग्रामर है। अगर मैं इसी को अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन वे में ले जाऊं तो वर्तमान ग्रामर के हिसाब से, प्रेजेंट की ग्रामर के हिसाब से, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगाया जाएगा, विल लगाया जाएगा। मतलब आई वी आ जाए तब भी विल लगाना है, ही शी दे जो भी आ जाए तब भी विल लगाना है। आप समझ में आई कि नहीं आई? आप बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो भाई, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। तो यहां पर वही बात बताई गई है, यहां पर ये जो विल का इस्तेमाल है इसमें सेम टू सेम चीज आपको बताई गई है कि भाई विल का प्रयोग सेकंड तथा थर्ड पर्सन के साथ, मतलब बाकी सब सब्जेक्ट के साथ, जैसे यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, फ्यूचर में किसी कार्य व्यापार घटना को बताने के लिए किया जाता है। तो विल क्या करता है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बताता है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बताता है, फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को बताता है। देखिए, यू विल गो टू इंदौर टुमारो, तुम कल इंदौर जाओगे। तो ये भविष्य में हम जो भी काम होते हैं उसको बताते, हम कल इंदौर जाएंगे या तुम इंदौर जाओगे। ही विल हेल्प हर, वह उसकी मदद करेगा, ही विल हेल्प हर। दे विल कम बैक सुन, दे विल कम बैक सुन, वह जल्दी वापस आएगा। शी विल मेरी मुकेश नेक्स्ट मंथ, ये हम घटना बता रहे हैं भविष्य में होने वाली, कि शी विल मेरी मुकेश नेक्स्ट मंथ, वह अगले महीने मुकेश से शादी करेगी। द सुपर फास्ट एक्सप्रेस विल लीव एट 11 AM 11:30 AM, जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस है वो कब निकलेगी, वो निकलेगी 11:30 बजे सुबह मॉर्निंग में। तो फ्यूचर में होने वाली घटना कोई सी भी हो सकती है। आप बोल सकते हो कि आई विल मीट यू टुमारो, आई विल, मैं तुमसे कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो। तो ये भी एक क्या हो गया, फ्यूचर की घटना हो गई। तो हमने यहां पर यहां पर आई नहीं लगाना है, ही लगा देना, ही विल मीट यू टुमारो, वह तुमसे कल मिलेगा। नॉर्मली जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो हम पढ़ते हैं उसमें लगाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, यहां पर एक और नियम देखते हैं। आप यहां पर भी वही के वही रूल्स दे रखे हैं, देखो, इसलिए मैंने आपको कहा कि वहां से कुछ रूल्स हटा दो। पहला नियम क्या है, विल का इस्तेमाल कहां, ये मत पढ़ो, ये पढ़ने में कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पढ़ो, ये एक एक शब्दों को याद रखो। देखो, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई पक्का इरादा होता है। क्या होता है, कोई पक्का इरादा। डिटर्मिनेशन माने क्या होता है, कोई पक्का इरादा। जब कोई काम आप पक्के रूप से, पूर्ण रूप से करना चाहोगे तब आपको क्या लगाना है, तब आपको डिटर्मिनेशन लगाना, मतलब विल लगाना। जैसे आई विल नॉट सरेंडर बिफोर द जज। अब ये एक प्रकार का प्रॉमिस है, एक प्रकार का दृढ़ संकल्प है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं जज के सामने सरेंडर नहीं करूंगा। आई विल नॉट, नेगेटिव सेंटेंस, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फीलिंग को समझना है, सेंटेंस को पढ़ने के बाद कौन से मॉडल वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि सारे नियम जजमेंट पर चलते हैं, कोई ऐसा कोई फिक्स पहचान नहीं होती है। वी विल नॉट अलाउ हर टू कम इन, मैं उसे बिल्कुल भी यहां आने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। आई विल नॉट अलाउ, वी विल नॉट अलाउ, समझ में आया? तो जब भी कोई दृढ़ संकल्प लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक डिटर्मिनेशन हो जाएगा, पक्का इरादा हो जाएगा कि आई विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल, किसी भी स्तर से नहीं, मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच यू। तो ये एक प्रकार का डिटर्मिनेशन है। प्रॉमिस सेम टू सेम है, प्रॉमिस भी उसी को बोलते हैं, लगभग सेंटेंसेस मैच करेंगे। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, ये एक प्रकार का वादा है कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगा। आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करूंगा। तो ये एक प्रकार का प्रॉमिस है, ठीक है। वी विल ट्राई टू हेल्प यू इन दिस एग्जामिनेशंस, हम
परीक्षा में तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं ये सारे वाक्यों से आपको ये समझ में आ रहा है कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं के प्रति वादा किया जा रहा है। भाई जैसे हम किसी से वादा कर रहे हैं कि अरे यार एग्जाम होगी ना तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब तुम यहाँ आओगे ना तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तो एक प्रकार का वादा कि व्हेन यू विल यू कम हियर आई विल गिव यू मनी। समझ में आया? मैं तुम्हें कंप्यूटर ला के दे दूंगा, ये भी एक प्रकार का वादा है। आई विल ऑफर यू अ कंप्यूटर, इस तरीके से। आगे देखते हैं थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब होता है धोखा देना, वार्निंग देना। ठीक है, किसी को चमकाना, शुद्ध भाषा में किसी को चमक बिठाना, वार्निंग देना। मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो ये एक थ्रेटन है, एक धमकी है। जैसे आई विल किल हिम, मैं उसे मार दूंगा, आई विल किल हिम। तो बोलते हैं ना, मूवीज में देखा है कई बार, जब हीरो की उंगली कर देता है कौन, विलन, तो हीरो बार बार ऐसा बोलता है आई विल किल यू बास्टर्ड, आई विल किल यू बास्टर्ड। तो आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, ये एक प्रकार का क्या है, इट्स ए थ्रेटन। ये क्या है, एक थ्रेटन है, एक थ्रेट है, इट्स ए थ्रेट नॉट थ्रेटन, थ्रेट है। तो कोई भी ऐसा जिसमें वार्निंग देते हैं। वी विल स्पॉइल यू, स्पॉइल मतलब बर्बाद करना, स्पॉइल मतलब क्या होता है, बर्बाद करना। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो क्या हुआ, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, वी विल स्पॉइल यू। गांव में लड़ाई होती है तो लोग एक दूसरे को बोलते मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। क्या मतलब यार, खुद आबाद हो जाओ ना, सामने वाला ऑटोमेटिक ही बर्बाद हो जाएगा, दूसरों को बर्बाद नहीं करना। ठीक है, तो कोई भी ऐसी धमकी जो आप देते हो, जैसे आपने कहा कि आई विल डिसीव यू, ये एक प्रकार का थ्रेट है, मैं तुम्हें धोखा दूंगा, आई विल डिसीव यू, आई विल डिसीव यू, एक प्रकार का थ्रेट है। विलिंगनेस, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखना। ठीक है, जैसे मतलब कोई भी काम जो फ्यूचर में आप पूर्ण रूप से करेंगे, ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें यह समझ में आए कि आप वो काम करने वाले हैं, वहां पर आप विल लगा सकते हैं। मतलब विलिंगनेस बताने के लिए, विलिंगनेस का मतलब होता है दृढ़ इच्छा प्रकट करने के लिए। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है, कोई इच्छा प्रकट करने के लिए, दृढ़ इच्छा, है ना, कोई इच्छा प्रकट करने के लिए आप यहां पर विल लगा सकते हैं। आई विल गो टू राजगीर विथ माई वाइफ, राजगीर एक प्रकार का सिटी होगा, तो आई विल गो टू राजगीर विथ माई वाइफ मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ राजगीर जाऊंगा। वी विल रिक्वेस्ट हिम टू हेल्प यू, हम उनसे क्या करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि वो तुम्हारी मदद करे। तो ये एक प्रकार का विलिंगनेस हो गया। जैसे मैंने कहा कि मैं चाहूंगा, इच्छा प्रकट कर रहा हूं कि मैं चाहूंगा कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तो आई वॉन्ट यू टू स्टडी वेल। तो आई विल कैसे बोलेंगे ऐसे, जैसे हाँ, आई विल रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे निवेदन करूंगा, आई विल रिक्वेस्ट यू दैट यू विल स्टडी प्रॉपर, कि तुम प्रॉपर स्टडी करोगे। आगे आ जाते हैं, बड़ा कंफ्यूजन है शैल और विल में, इसलिए मामला बहुत गड़बड़ है। वुड को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो वुड क्या है, वुड विल का पास्ट फॉर्म है ना। विल के पास्ट टेंस के फॉर्म को विल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इंडेफिनिट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में इस्तेमाल होता है। जब भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे सेंटेंस, तब वहां पर विल का वुड हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि ही सेड ही विल हेल्प मी, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी, ही वुड हेल्प मी। तो उसी प्रकार से देखिए कि यहां पर विल का क्या हो गया, वुड हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, जब भी डायरेक्ट स्पीच, देखो पहला वाक्य क्या होता है, पहला वाक्य होता है आपका डायरेक्ट, दूसरा वाक्य क्या होता है इनडायरेक्ट। पहला वाक्य क्या होता है डायरेक्ट, दूसरा वाक्य क्या होता है इनडायरेक्ट। ही सेड, उसने कहा, ही विल गो देयर, उसने क्या कहा, ही विल गो देयर, वह वहां जाएगा। तो यहां पर देखिए जो विल लिखा हुआ है, इसका यहां पर ही सेड तो वैसा का वैसा रहेगा, ही सेड, और ये कॉमा हटेगा तो क्या लगाते हैं, स्पीच में दैट लगा दिया। अब ये थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं करना है, तो थर्ड पर्सन वैसा का वैसा। अब यहां अगर डायरेक्ट स्पीच में अगर विल आता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। तो ही सेड दैट ही वुड गो देयर। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखिए, शी सेड यू विल लव मी, तो शी सेड दैट, ये कॉमा हटाकर दैट लगा दिया, और यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट से रिमूव करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं तो थर्ड पर्सन डाल देंगे। तो शी सेड दैट ही वुड विल का वुड, लव हर, ही वुड लव हर। पर्सन का चेंज मैं आपको बाद में समझाऊंगा। एक एग्जांपल मैं अपनी ओर से ऐड करूं तो आप सब मुझे बताएंगे कि ये सेंटेंस का इनडायरेक्ट क्या होगा।
शी सेड आई विल वेट। उसने कहा कि वह इंतजार करेगी। इसका आप इनडायरेक्ट बताइए, इसका आप इनडायरेक्ट बताइए। शी सेड आई विल वेट, शी सेड आई विल वेट। उसने कहा कि मैं इंतजार करूंगी। बताइए क्या आएगा? तो बहुत सिंपल है। आपको देखिए यहां पर क्या करना होता है, शी सेड तो वैसा का वैसा आ जाएगा। यहां पर आप क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे, कॉमा हटा। ये फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट से जाएगा तो शी हो जाएगा, और ये विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा। तो सेंटेंस का आंसर क्या बनेगा? शी सेड दैट शी वुड वेट। अल्टीमेटली इन द कंक्लूजन, जब भी डायरेक्ट स्पीच आएगी तो इनडायरेक्ट करते समय हमें विल का क्या कर देना है, वुड कर देना है। आगे बात करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होता है। जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपने देखा होगा कई बार हम जब नम्र निवेदन करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा विनम्र, बहुत अच्छी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक तो वुड लाइक टू का प्रयोग करते हैं और एक वुड अकेले का भी करते हैं। जैसे वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी मदद करोगे? वुड यू प्लीज मूव अ बिट, क्या तुम थोड़ा सा हट जाओगे? वुड यू अलाउ मी टू गो आउटसाइड, क्या तुम मुझे बाहर जाने की अनुमति दोगे? हजारों सेंटेंस है, हजारों वुड से बनाते हो आप। जैसे वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या तुम अपनी बुक मुझे उधार दोगे? लेंड मतलब होता है उधार देना। वुड यू प्लीज लेंड मी योर बुक, क्या तुम अपनी बुक मुझे उधार दोगे? हम सामने वाले से किताब मांग रहे हैं तो हम उससे निवेदन कर रहे हैं कि क्या तुम अपनी किताब मुझे दोगे? अगला, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी मतलब क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे? इस तरीके, जैसे कोई अपने घर आता है तो हम क्या बोलते हैं, वुड लाइक टू का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू प्लीज लिसन टू मी, ये वाला सेंटेंस कितना बार यूज होता है? वुड यू प्लीज लिसन टू मी, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? इस तरीके से, जैसे आप मुझे बोल सकते हो, वुड यू प्लीज गिव सम मोर एग्जाम्पल्स, क्या तुम मुझे कुछ एग्जाम्पल्स और दोगे? मान लो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या बोलोगे, वुड यू प्लीज गिव मी सम मोर एग्जाम्पल्स। वैसे कुड का भी आ सकता है ना, कुड का भी आ सकता है, विल का भी आ सकता है, लेकिन हम यहां पर फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये रूल भी ध्यान रखना। अब आता है आपका शेल। शेल सबको पता है कि शेल का जो शाब्दिक मीनिंग होता है वो क्या होता है, हिंदी में चाहिए होता है। और इसका नॉर्मली इस्तेमाल दो चीजों के लिए होता है, मैं आपको बता दूं। इसमें तो बहुत सारे रूल्स हैं लेकिन आप दो बातों का ध्यान रखना है आपको शुड में। एक तो ये क्या करता है कि ये ड्यूटी बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जब भी हमें ड्यूटी बतानी हो, और एक जब हमें एडवाइस देनी हो तब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सामान्यतः शेल का शुड का इस्तेमाल दो प्रकार के वाक्यों के लिए किया जाता है। जब हमें अपना कर्तव्य बताना, जैसे हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, वी शुड स्टडी वेल, हमें समय पर उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें मोबाइल कम चलाना चाहिए, वी शुड यूज लेस मोबाइल। तो ये हमारे कर्तव्य हो गए। और एडवाइस क्या होती है, जब हम किसी को सलाह देते हैं कि तुम्हें समय पर पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी ऑन टाइम, तुम्हें दांत साफ करने चाहिए, यू शुड क्लीन योर टीथ। इस तरीके से दो ही यूज है, लेकिन चूंकि ग्रामर पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए शुड का प्रयोग मोरल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है कर्तव्य। ऑब्लिगेशन एक नया वर्ड आपके लिए, लेकिन इसका मतलब होता है कर्तव्य। तो जब भी किसी के कर्तव्य, हमारे खुद के कर्तव्य या किसी और के कर्तव्यों की, सामान्य कर्तव्यों की बात करते हैं तब हम शुड लगाते हैं। वन शुड लव वंस कंट्री, एक व्यक्ति को अपनी है ना, प्रत्येक को अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए, तो वन शुड लव वंस कंट्री। वी शुड नॉट टेल लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू शुड नॉट क्वारल विथ योर फ्रेंड, तुम्हें अपने दोस्त से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से क्या नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट क्वारल विथ योर फ्रेंड। चिल्ड्रन शुड ओबे दियर पेरेंट्स, चिल्ड्रन शुड ओबे दियर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये ओबे शब्द आ रहा है, मतलब आज्ञा का पालन करना चाहिए।
वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस, हमें अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए, हमें अपने वादों पर क्या करना चाहिए, खरा उतरना चाहिए। ठीक है, हमें अपने वादों पर खरा उतरना चाहिए। वी शुड कीप आवर प्रोमिसेस। पीपल शुड ओबे द लॉज ऑफ द कंट्री, लोगों को अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे इस सेंटेंस में एक ऐसे कर्तव्य की बात हो रही है जो हमारा ना होकर हम सबका कर्तव्य है, इसलिए यहां पर ought to का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सामान्यतः हम शुड में नॉर्मल कर्तव्य की बात करते हैं। ही शुड कंट्रोल हिज टेम्पर, उसे अपने टेम्परेचर को, अपने मिजाज को कंट्रोल करना चाहिए। अगर मैं यहां पर शुड को अपनी भाषा में समझाऊं तो शुड का इस्तेमाल जब भी हम कर्तव्यों के लिए करते हैं तो ये सामान्य कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं? सामान्य। जैसे वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो यहां पर ये हमारा सामान्य कर्तव्य है। ठीक है, कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जैसे वी शुड फोकस ऑन स्टडीज, हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वी शुड वाटर प्लांट्स, वी शुड वाटर प्लांट्स, हमें प्लांट्स को क्या करना चाहिए, हमें प्लांट्स को पानी देना चाहिए। वी शुड वाटर प्लांट्स, हमें प्लांट्स को पानी देना चाहिए। तो इस प्रकार के सामान्य कर्तव्य आते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, है ना। यहाँ बहुत सारे सेंटेंसेस दिए हैं कि वी शुड स्पीक ट्रूथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। वन शुड हैव वंस नेबर्स, है ना, ये छोड़ दो। यू शुड कम टू स्कूल, यू शुड कम टू स्कूल इन, यू शुड कम टू स्कूल इन टाइम, तुम्हें समय पर, ऑन टाइम आना चाहिए यहां पर, है ना, यहां पर ऑन टाइम आएगा, तुम्हें स्कूल समय पर जाना चाहिए। चलिए अब एडवाइस की बात करते हैं। एडवाइस में क्या होता है कि जब भी हम किसी को कोई काम करने और कोई काम न करने के लिए बोलते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अरे गांव में जो दादा लोग होते हैं ना, जो ओटले पे बैठे रहते हैं, उनका काम ही यही होता है कि बच्चों को ज्ञान देते हो, बेटा ऐसा मत करो, ऐसा करो, इस तरीके से। ठीक है, तो कोई काम करना चाहिए या कोई काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे खुद की बात नहीं करेंगे, दूसरों की बात करेंगे। यू शुड नॉट लाफ एट मिस्टेक्स, एट हिज मिस्टेक्स, तुम्हें दूसरों की गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए, तुम्हें दूसरों की गलतियों पर हंसना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड अ नाइफ टू प्ले विथ, हमें बच्चों को खेलने के लिए नाइफ यानी चाकू नहीं देना चाहिए। देखो यहाँ पे नाइफ विथ एक अच्छा वर्ड है। मैंने आपको जब प्रेपोजिशन पढ़ाए थे, मैंने कहा था कि जो हथियार होते हैं उनके साथ हमेशा विथ लगाया जाता है। छोटी छोटी बातें एग्जाम्स में बहुत काम में आती। वी शुड नॉट गिव, हमें नहीं देना चाहिए। ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस का मतलब क्या होता है कि हम किसी और को एडवाइस दे रहे कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम वाइन, तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए। एब्सटेन मतलब दूर रहना। तो जब भी हम बोलते हैं, हम कई बार जो है हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए करते हैं शुड का इस्तेमाल? हम शुड का इस्तेमाल करते हैं एडवाइस के लिए। तो बहुत सारी एडवाइस, तो इसमें भी हमें सामान्य एडवाइस को ज्यादा तवज्जो देनी है। जैसे यू शुड क्लीन योर टीथ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि तुम्हें अपने दांत साफ करने चाहिए। यू शुड क्लीन योर टीथ। मैंने बोला यू शुड नॉट टच माई मोबाइल, तुम्हें मेरे मोबाइल को नहीं छूना चाहिए। ये सामान्यतः एडवाइस होती है। यू शुड वेयर प्रॉपर क्लोथ्स, तुम्हें प्रॉपर क्लोथ्स पहनने चाहिए। यू शुड टर्न ऑन टीवी, इट्स लेट, तो तुम्हें टीवी को, सॉरी, यू शुड टर्न ऑफ टीवी, तुम्हें टीवी को बंद कर देना चाहिए क्योंकि अब टाइम हो गया ज्यादा। तो सामान्यतः आप अपने घर परिवार में जो भी सलाह देते हो किसी को कि ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां पर आप शुड लगाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर शुड का प्रयोग देखिए, मैंने आपको जब कंजंक्शन पढ़ाए थे पिछली क्लास में तो मैंने कहा था कि शुड का प्रयोग जब लेस्ट होता है ना, तो जब किसी वाक्य में लेस्ट आता है तो उसके सेकंड वाक्य में हमेशा शुड आता है। अगर सेंटेंस नंबर 1 में लेस्ट आया तो सेकंड वाक्य में शुड आएगा। तो देखिए सेंटेंस देखिए, ही रैन फास्ट,
वह तेज भागा, ही शुड मिस द ट्रेन। अगर वह तेज नहीं भागा तो यहाँ लेस्ट आया, तो अगला जो खाली स्थान होगा वहां पर क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। तो ही शेल रन फास्ट, उसे तेज भागना चाहिए, यहां रन आएगा, ये गलत लिखा है, फर्स्ट फॉर्म आएगा। ही शुड रन फास्ट, उसे तेज भागना चाहिए, नहीं तो उसकी ट्रेन क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तुम पढ़ाई करो वरना तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। टेक हीड लास्ट यू शुड फॉल, यहां पर टेक केयर आना चाहिए। टेक केयर, ध्यान रखो, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, गिर सकते हो, तुम गिर जाओगे। अल्टीमेटली अगर यहां पर लेस्ट आया तो इनकी जोड़ी चलती है, एग्जाम में आपको यहां पर शुड लगाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन अगर आपको मैं एग्जाम के हिसाब से करके दिखाऊं, जो लास्ट टाइम आया था एग्जाम में, तो ऐसा आया था कि और यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए थे एग्जाम में, मैं आपको 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं, चलो 4 दे देता हूं, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आपके पास सेंटेंसेस को पहचानने के लिए हिंट रहती तो टाइम नहीं लगता है, अगर हमें हिंट मिल जाए तो टाइम नहीं लगता है। तो यहां पर क्या दिया है, लेस्ट, तो एक कंडीशन दी कि स्टडी हार्ड, पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, तो यहां पर शेल आ जाएगा कि स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, क्योंकि शुड लेस्ट लगा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें शुड ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, शुड लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई है। आगे बढ़ जाते हैं, एक सेकेंड। अब लास्ट वाला है हमारा ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है जब हम कोई मोरल ऑब्लिगेशन देते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है, मतलब कोई कर्तव्य हमारा पर्सनल ना होके हम पूरे संसार की बात करते हैं, है ना। जैसे शुड में क्या कर रहे थे, हम ये बता रहे थे कि हमारे क्या दायित्व है और कुछ लोगों के क्या दायित्व है, लेकिन कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमारे ना होकर सबके होते हैं। तो मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक कर्तव्यों की बात करना। कोई नैतिक कर्तव्य के बारे में हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो वहां पर ऑट टू लगाएंगे। जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, वी ऑट टू लव आवर कंट्री मतलब हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो क्या सिर्फ मुझे ही प्यार करना चाहिए, नहीं, ये तो सबका कर्तव्य है। वी ऑट टू लव आवर कंट्री। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर लिखूं कि वी शुड, यहां पर लिखा एवरीबडी ब्लैंक रिस्पेक्ट आवर आर्मी, हमें अपनी आर्मी का सम्मान करना चाहिए। तो यहां पर मान लो आपके पास 4 ऑप्शन आ गए, शुड भी आ गया और मस्ट भी आ गया, ऑट टू भी आ गया। तो आप देखो कि आर्मी का कर्तव्य करना क्या मेरा ही काम है? अगर मेरा ही होता है, किसी एक का होता तो मैं शुड लगाता। मस्ट कब लगाते, जब कंपल्सन होता। तो यहां पर आएगा ऑट टू, क्या आएगा, ऑट टू। एवरीबडी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर आर्मी, सभी को अपनी आर्मी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आर्मी अगर देश पे खड़ी नहीं रहेगी तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, कोई भी हम पे अटैक कर सकता है। वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू हेल्प दोज हु आर इन नीड, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो जरूरतमंद है, जो आवश्यकता में है, जो काय में है, आवश्यकता में। यू ऑट टू हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, मदद। यू ऑट टू हेल्प योर पुअर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। वन ऑट नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास, किसी को भी, वन मतलब किसी को भी क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए, सबकी कर्तव्य है ये, ठीक है। ही ऑट टू बी अशेम्ड ऑफ हिज रूड बिहेवियर, उसको शर्म आनी चाहिए। वैसे ये नियम यहां पर लागू नहीं होता है, छोड़ देना एग्जाम्पल। यू ऑट टू गेट बेटर मार्क्स, ये हो सकता है कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। वन ऑट नॉट टू अब्यूज बेगर, ये भी सही है, किसी को भी भिखारी को गाली नहीं देना चाहिए, और ये तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली कोई भी ऐसा कर्तव्य जिसमें हमारे कर्तव्य की बात ना होकर हम सबके कर्तव्य की बात होगी, वहां पर हम क्या लगाएंगे, हम
ought to लगाएंगे। तो आज हमने दोस्तों जो मॉडल्स पढ़े उनमें हमने will, shall और हमने पढ़ा should और ought to। आई होप आपको जरूर समझ में आए होंगे। अगर आप नए हैं तो आप हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको वी विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश आपको पढ़ाई जाएगी। रोज लाइव क्लास होती है फेस टू फेस, शाम को हमारी क्लासेस चलती है। अगर आप शाम को फ्री रहते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए तो 2 से 3 महीने का टाइम देकर आप हमारी बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, ये बैच का नाम है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एक्सपर्ट बैच है जिसमें हम प्रैक्टिस करवाते हैं, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में और कवर करेंगे अगले ग्रामर के सेशंस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।